हेलो दोस्तों, वेलकम टू डायवर्सिटी पॉइंट। दोस्तों, भारतीय समाज में ऐसे हजारों टॉपिक हैं जो पास्ट में हुए हैं और जिनको आपको जानना चाहिए। देखिए, जब किसी भी टॉपिक पर कहीं बात करते हैं तो आपके पास अच्छा डाटा होना चाहिए और आपके टॉपिक में ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। जब आपका टॉपिक ऑथेंटिक होता है तो हर इंसान आपकी बात को समझता है और अच्छा मानता है। तो आज हम लोग कुछ पास्ट घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। पास्ट घटनाएं वो जो आपको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने आपके लिए एक टॉपिक लिए रखा है और उस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको दे रखा है। देखिए, हमारे टाइमरी स्टडी पॉइंट पे हम किसी भी टॉपिक को रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद वीडियो आप तक लाते हैं। हमारे टॉपिक में जितने भी टॉपिक हैं जिस पे मैंने वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो देखें। उस वीडियो में आपको एक पॉइंट भी गलत नहीं मिल सकता, क्योंकि हम जब रिसर्च करते हैं तो कुछ किताबों से, गूगल से, यूट्यूब से, मतलब जहां से जो भी डाटा मिल पाता है उसको कलेक्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेन ऑपरेशन पोलो के बारे में। जो आज का मेन मुद्दा है वो है ये। देखिए, उस समय भारत कुछ कुछ ऐसा दिखता था। हम लोग इस पूरे नक्शे को अच्छे से, पूरे मैप को अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास लगभग 7 टॉपिक हैं। ये 7 टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले भारत की आजादी के समय, उस समय हैदराबाद के निजामाबाद जनमत संग्रह हुआ था। वो क्या था? MIM, यानी आज जो आपको पार्टी दिख रही है ये वाली AIMIM, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो हैदराबाद के सांसद हैं और मुस्लिमों के बहुत पक्षकार हैं। उनकी जो पार्टी है उनका बैकग्राउंड क्या था, यानी मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन का बैकग्राउंड क्या था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद एक रजाकार संगठन बना था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू की उस समय की नीति क्या थी वो, और ऑपरेशन पोलो जो कि हमारे टॉपिक का की पॉइंट है, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा समझने के बाद आपको पता चलेगा कि ऑपरेशन पोलो के समय क्या हुआ था और कैसे एक घटना जिसने पूरे भारत को हिला के रख दिया था वो हुई थी भारत के इतिहास में। पूरे विश्व में जितनी भी क्रांतियां हुई उनमें सबसे बड़ी क्रांति हुई थी रजाकार आंदोलन के समय हैदराबाद प्रेसिडेंसी में, क्योंकि उस समय लगभग 2.5 लाख लोगों को मार दिया गया था। वो कैसे हुआ था, क्या हुआ था, वो सब हम डिस्कस करेंगे। एक एक करके हम लोग पहले टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैप आपको दिख रहा है सामने, इस मैप में आपको पता चलेगा कि जब भारत आजाद हुआ उस समय क्या स्थिति चल रही थी। देखिए, भारत को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। जैसे ही भारत आजाद हुआ तो हमारे पास सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़े चैलेंज ये था कि लगभग 550 छोटी बड़ी रियासतें थी पूरे भारत में। तो पूरे भारत में 550 छोटी बड़ी रियासतें थी। इन सबको मिलाकर एक देश बनाना था। ये कोई आसान काम नहीं था। इसको करने की जिम्मेदारी दी गई सरदार पटेल को। सरदार पटेल को उस समय गृह मंत्रालय और जो अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय था वो दिया गया था, और देश को संयुक्त करने की जिम्मेदारी सरदार पटेल के कंधों पर थी। इनमें से 550 रियासतें जो लगभग में थी, उनमें से सारी रियासतें, छोटी बड़ी रियासतें मैनेज हो गई, उनको भारत में मिला लिया गया। पेंच फंसता है 3 जगह। सबसे पहले पेंच फंसता है जूनागढ़ में, क्योंकि जूनागढ़ के निजाम का ढुलमुल रवैया था। वो कभी तो बोलता था कि पाकिस्तान की तरफ चले जाएं, कभी तो बोलता था कि हिंदुस्तान में मिल जाए। उसका कोई स्पष्ट बहुमत नहीं था, स्पष्ट मत नहीं था जिससे वो बता सके कि उसको किस में मिलना है। दूसरा पेज फंसा हैदराबाद में और तीसरा पेज फंसा जम्मू कश्मीर में। देखिए, भारत की स्थिति ये थी। दिल्ली उस समय संयुक्त प्रांत, जो अभी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को अलग अलग करके बनाया गया था। नेपाल यहाँ पर था, तिब्बत चाइना यहाँ पर था। ये छोटा सा सिक्किम का पार्ट था जो कि 1972 में भारत में मिलाया गया था इंदिरा गांधी के समय में। उसके बाद 2003 में प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे, उन्होंने एक ट्रीटी के दौरान इसको एक्वायर किया था। ये हैं 7 सिस्टर्स इधर। ये पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान था, जो कि बांग्लादेश अभी बोला जाता था, ये पश्चिमी पाकिस्तान है। ये उस समय का मैप है, कुछ ऐसा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो हैदराबाद की प्रेसिडेंसी थी उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई और उसमें कितने लोग मार दिए गए। ठीक, तो सबसे पहले भारत की आजादी हो गई और आजादी के बाद सरदार पटेल जी को बोला गया कि आप जो है शुरू करो एक्वायर करना हैदराबाद। मैप में आपको पता चलेगा ये जो है हैदराबाद है।
हैदराबाद प्रेसिडेंसी अभी तो लगभग में खत्म हो चुकी है, क्योंकि हैदराबाद जो थी वो लगभग थोड़ी महाराष्ट्र को मिला लीजिए, उसके बाद थोड़ी कर्नाटका को मिला लीजिए, थोड़ी आंध्र प्रदेश को, थोड़ा तेलंगाना को, इन सबको मिला के एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई थी, वो थी हैदराबाद प्रेसिडेंसी। इससे पता क्या चलता है, अभी आपको एक सेकंड में पता चलेगा कि ये इतनी बड़ी और इतनी विशाल और सबसे धनी उस समय की कैसे थी। देखिए, उस समय हैदराबाद के जो निजाम थे उनका नाम था उस्मान अली खान असफ जहां सेवंथ। ये उस समय हैदराबाद के निजाम थे। तो सरदार पटेल जी ने इनसे कहा कि भैया ऐसा है कि सारे जितने भी रियासतें हैं वो तो भारत में मिल रही हैं, तो आप भी भारत में शामिल हो जाइए। लेकिन इनका रवैया कुछ ऐसा था, सबसे पहले तो ये समझते थे कि भारत में मिलना ही नहीं है और हमको अपने राज्य को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनानी है। तो ऐसा तो चल नहीं सकता, क्योंकि आपके किनारे इंडिया, इधर भी इंडिया, चारों तरफ इंडिया, बीच में आप हैं, तो ऐसा उस समय चल नहीं सकता था। माउंटबेटन साहब ने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि आप किसी भी राज्य को या किसी भी प्रेसिडेंसी को जबरदस्ती उस पर कब्जा नहीं करेंगे। नेहरू एक समाजवादी आदमी थे, तो नेहरू का ये मानना था कि अगर हमने किसी पे कब्जा कर लिया तो यही बात हो जाएगी कि अभी नया नया देश बनाए हो और जबरदस्ती किसी पे कब्जा कर रहे हो। तो इसलिए नेहरू थोड़े से लिबरल टाइप में थे, नेहरू बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे। इस मामले में जो सबसे ज्यादा एक्टिव आदमी थे वो थे सरदार पटेल। सरदार पटेल ने क्या किया, सरदार पटेल ने जो निजाम थे उनसे कहा कि आप जो हैं हमारे देश में शामिल हो जाइए, हमको 3-4-5 चीजें आपसे चाहिए, जैसे संचार की व्यवस्था चाहिए, ट्रेन वगैरह चाहिए, कर वगैरह जो भारत में लगते हैं वो चाहिए, और जो मेन चीजें हैं वो चाहिए, बाकी आप रख लीजिए, आप जैसे चलाएं वैसे चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। जो निजाम थे वो इतने धनी थे कि जो टाइम मैगजीन थी उन्होंने 1937 में वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन का अवार्ड दिया था उस्मान अली को। यानी उस्मान अली दुनिया के सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति थे 1937 में। उसका कारण क्या था? उसका कारण था ये जो गोलकुंडा की खदान थी। गोलकुंडा के खदान में निकलते थे हीरे, और ये हीरे जो हैं इतने कीमती होते थे कि इन हीरो की कीमत से निजाम के पास इतना धन आ गया था कि वो लगभग यूरोप की 2% जीडीपी ऐसे ही खरीद सकते थे। अब देखिए, हैदराबाद में उस समय लगभग 81% हिंदू थे, 13% मुसलमान थे, और बाकी जो भी बचे हों वो सब लोग, और जैसे क्रिश्चियनिटी हो गया, जैन हो गया, बुद्ध हो गया, ये सब लोग थे। तो सरदार पटेल जब देखने लगे कि निजाम का रवैया ठीक नहीं है, कभी तो पाकिस्तान के पास चला जाता है, वो बोलता है कि हमको क्या क्या दोगे, कभी तो वो हिंदुस्तान के पास आता है, बोलता है हमको क्या क्या दोगे, तो उसके हिसाब से शामिल हो। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम कराएंगे जनमत संग्रह। उस समय माउंटबेटन ने कहा था कि आप किसी को एक्वायर नहीं कर सकते जब तक खुद शामिल होने का मन न बनाए। तो सरदार पटेल ने दूसरा तरीका निकाल लिया था कि जो आबादी जैसी हो उसके हिसाब से काम करे। सरदार पटेल बहुत इस समय क्लियर माइंडसेट के आदमी थे। उन्होंने कहा कि इतने हिंदू हैं तो उनको जनमत कराना चाहिए। जनमत संग्रह हुआ, और जनमत संग्रह में लगभग 92% वोट पड़े कि हैदराबाद को इंडिया में मिलाना है। जब हैदराबाद को इंडिया में मिलाने के लिए 92% वोट पड़े तो निजाम जी जो थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि अब बताओ ऐसा होगा तो कैसे काम चलेगा। अब निजाम जी इधर जो हैं अपने पार्टी को और अपनी जितनी भी रियासत है उसके केस को लेके चले जाते हैं यूएन में, यूनाइटेड नेशन में, और बोलते हैं कि हम पर जोर जबरदस्ती की जा रही है, हम पर भारत जोर बना रहा है कि उसमें शामिल हो। इधर यूएन में केस शुरू हो जाता है। सरदार पटेल अपने आप को थोड़ा बैकआउट कर लेते हैं क्योंकि उनका ये मानना था कि पूरे विश्व में भारत की ख्याति खराब नहीं होनी चाहिए। तो सरदार पटेल ने अपने आप को थोड़ा बैक कर लिया। एक पक्ष ये कहानी का हो गया। अब हम लोग दूसरा पक्ष समझते हैं। ये बात चल रही है 1947 की, जब भारत आजाद हुआ था उस समय की बात चल रही है। अब दूसरा पक्ष समझिए क्या होता है। उस्मान जो साहब थे यानी हैदराबाद के निजाम थे, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में एक रिट डाल रखी थी। ये बात 1947 की चल रही है। रिट में उन्होंने कहा कि हैदराबाद को जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। जब तक कहानी उधर चल रही थी तो सरदार पटेल जो थे वो थोड़े से नरम हो गए। जब तक सरदार पटेल नरम हुए तब तक इन्होंने किया क्या,
इन्होंने निजाम ने जो इनके सलाहकार थे उनका नाम था महमूद नवाब खान किलेदार। 1927 से एक आइडिया चला आ रहा था एक ऐसा संगठन बनाने का जो मुस्लिमों की बात करे और जिसका मेन मकसद हो मुस्लिम राज्य एक बनाना, क्योंकि पाकिस्तान 1927 तक उधर चल रहा था। लेकिन इनका कहना था कि जो हैदराबाद प्रेसिडेंसी है वहां पर एक मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाए। तो देखिए MIM जो थी मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन 1927 में इसकी लगभग शुरुआत हो चुकी थी। इसका मुख्य काम क्या था? इसका मुख्य काम था धर्म परिवर्तन कराना। बहुत बड़े पैमाने पर हैदराबाद में धर्म परिवर्तन कराना शुरू हुए, क्योंकि हैदराबाद में 2% मुसलमान थे जो कि 13-14% हो गए थे। उसके बाद देखिए हैदराबाद में जितना भी मुस्लिम क्षेत्र है उस मुस्लिम क्षेत्र में एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने का भी इनका लोगों का एक विचार था। धीरे धीरे क्या हुआ कि महमूद खान किलेदार की मृत्यु हो गई। उनके बाद 1938 में बहादुर यार जंग इसके प्रेसिडेंट बनाए गए। बहादुर यार जंग जो हैं धीरे धीरे कार्रवाई आगे बढ़ाते रहे। मेन काम किया था कासिम रिजवी ने। हुआ ये कि 1944 में कासिम रिजवी साहब बना दिए गए प्रेसिडेंट MIM के, यानी कि मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के ये प्रेसिडेंट बनाए गए। जैसे ही प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने निजाम से बात की। निजाम से बोला कि ऐसे कुछ काम नहीं चलेगा जब तक आप कुछ ठोस कदम नहीं उठाते। तो उन्होंने कहा ठोस कदम का मतलब, तो उन्होंने कहा कि एक संगठन बनाएंगे, उग्रवादी मिलिटेंट संगठन, जो कि यहाँ पर जितने लोगों ने भारत के पक्ष में वोट किया है वो सारे लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उन सबको एक एक करके मारेंगे। उस संगठन को नाम दिया रजाकार। तो कासिम रिजवी ने 1944 में एक उग्रवादी संगठन बनाया जिसका नाम रखा रजाकार। रजाकार में वो हर इंसान जिसका ब्रेन वॉश किया गया उसके हिसाब से उनको रजाकार में शामिल किया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई। और फंड किसने दिया? फंड दिया था जो निजाम थे हैदराबाद के, उन्होंने। तो रजाकार में लगभग जो है 1,50,000 लोग पहली बार में शामिल हुए। इनको हथियार दिए गए, इनको पैसे दिए गए और पैसे देने के साथ इनसे बोला गया कि आप अपनी कार्रवाई शुरू करें। अब देखिए जैसे ही नवंबर का महीना आता है, नवंबर 1947, तो नवंबर 1947 में रजाकार रात के लगभग 11 बजे अपने घर से निकलते हैं और एक एक करके जो भी उनको रास्ते में मिल जाता है उनके घर में घुसकर उनकी महिलाओं के साथ रेप होते हैं, गैंग रेप होते हैं, उनकी छोटी छोटी बच्चियों के साथ गैंग रेप होते हैं। और उनके यहाँ पे जो भी लोग मिलते हैं, जो भी आदमी मिलते हैं, उनको सबको कत्ल कर दिया जाता है छोटे छोटे बच्चों के सामने। ये सिलसिला धीरे धीरे चलने लगा। रोज डेली हैदराबाद से खबरें पहुंचती थी दिल्ली में सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के पास, लेकिन जवाहरलाल नेहरू सिक्योरिटी काउंसिल जो UN थी उससे बंधे हुए थे, इसलिए वो हाथ इसमें डालना नहीं चाहते थे और उन्होंने हैदराबाद को ऐसे ही छोड़ दिया। ये बात सरदार पटेल को बहुत खराब लग रही थी। सरदार पटेल इस पे कुछ एक्शन लेना चाहते थे लेकिन वो भी नहीं ले पा रहे थे क्योंकि नेहरू और माउंटबेटन उनको लेने नहीं दे रहे थे। रजाकार लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे घर में घुसकर मारने का सिलसिला जारी रखा। हजारों लड़कियों के, हजारों बच्चों के, हजारों लोगों के सब वहां पर मिले, जिसमें लगभग कहा जाता है कि 2.5 लाख लोग मारे गए थे नवंबर से लेकर सितंबर तक, यानी लगभग 6-7 महीने में। 6-7 महीने की अवधि में 2.5 लाख लोग मारे गए। आपको मैं बताता हूँ एक इस पर कमेटी भी बनी थी, उसकी रिपोर्ट क्या थी वो तो बाद की बात। पहले आप देखिए रजाकार में लगभग 2.5 लाख लोगों को इन्होंने मार दिया। अब जब 2.5 लाख लोगों को इन्होंने मारा, ये बात सरदार पटेल को बहुत खराब लग रही थी। उन्होंने जो कासिम रिजवी हैं इनसे बोला कि अगर ये सब बंद नहीं कराया गया तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। इधर क्या हुआ, निजाम जो थे वो भी इन सब चीजों को देखकर परेशान हो चुके थे। उनको लगा कि उनकी भारी गलती थी कि उन्होंने कासिम रिजवी को नया संगठन बनाने के लिए पैसे फंड दिया। कासिम रिजवी के पास जब बात पहुंची तो कासिम रिजवी ने निजाम की बात को इग्नोर कर दिया, हटा दिया और अपना रजाकार जो उनका संघर्ष था वो जारी रखा। उस समय इतने नरसंहार हुए, इतनी हत्याएं हुई, इतने बलात्कार हुए, इतने गैंगरेप हुए
कि हैदराबाद की सड़कों पर खून पड़ा हुआ दिखता था। आप फोटोज में देख रहे होंगे कि हैदराबाद में कैसे सड़कों पर खून पड़ा हुआ था। आप समझिए कि सरदार पटेल और नेहरू का स्टैंड क्या था इस पे। देखिए, सरदार पटेल का मानना था, एक तरफ थे सरदार पटेल और दूसरी तरफ थे नेहरू। नेहरू इन सब पचड़ों में पढ़ना नहीं चाहते थे। सरदार पटेल को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रही थी कि जब हम जनमत संग्रह करा चुके हैं, हिंदू लोग जितने भी हैं, कुछ मुस्लिम जो हैं, उन्होंने भारत में मिलने के लिए मत दिया है, तो हम क्यों ना हैदराबाद को अपने कब्जे में मिलाएं। तो हैदराबाद के लिए सरदार पटेल बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे। नेहरू इन सब बातों से बहुत पीछे हट रहे थे, क्योंकि नेहरू जो है इन सब पचड़ों में घुसना नहीं चाह रहे थे। सरदार पटेल ने बोला कि नेहरू जी, हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं, बाहर लाखों लोग मारे जा रहे हैं और लाखों लोग काटे जा रहे हैं, लाखों महिलाओं का, बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। ये खेल कब तक जारी रखोगे? आपको यहाँ पे कुछ करना है या नहीं करना है? नेहरू ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब नेहरू इस बात का कोई जवाब नहीं दिया तो नेहरू वहां से हट गए, चले गए। सरदार पटेल ने कहा कि अब एक भी हत्या नहीं होगी। सरदार पटेल ने तुरंत जो है मिलिट्री के जनरल को बुलाया और जनरल को बुला के उनसे पूछा कि हमको जो है हैदराबाद पर तुरंत के तुरंत जो रजाकार लोग मार रहे हैं लोगों पर, उन पर आक्रमण, अटैक कर देना है, क्योंकि जनमत संग्रह हो चुका है, एक लीगल चीज है। निजाम इधर इतना डर गए थे। निजाम ने कहा कि ऐसा है कि ये रजाकार जो लोग हैं वो तो लाखों लोगों को मार रहे हैं, तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन जाकर खुद अपनी पिटीशन पर रोक लगवाई और रोक लगवा कर कहा कि हम इस पर अभी कोई सुनवाई नहीं करना चाहते जब तक हमारा माहौल ठीक नहीं हो जाता। तो दोस्तों, सरदार पटेल ने जो जनरल थे JN चौधरी, और उनसे बोला कि कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो तुरंत ही कार्यक्रम शुरू हुआ और कार्यक्रम शुरू हुआ ऑपरेशन पोलो नाम से। ऑपरेशन पोलो नाम से कार्यक्रम शुरू हुआ। 13 सितंबर 1948 को वहां पर पुलिस मिलिट्री घुसी और 18 सितंबर 1948 को सारे रजाकारों ने सरेंडर कर दिया। देखिए, रजाकारों ने नवंबर 1947 में अपने कार्रवाई शुरू की थी। लगभग 2.5 लाख लोगों को वहां पर मारा, जिसमें लगभग 1.5 लाख माइनॉरिटी के लोग थे, यानी SC ST के लोग थे। उसके बाद इनके बाद आ जाओ, जो निजाम के प्रधानमंत्री थे मीर लईक, कासिम रिजवी, इनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। हैदराबाद में अब डायरेक्ट शासन हो गया था JN चौधरी साहब का। तो JN चौधरी जो उस समय जनरल थे, वो यहाँ पर उन्होंने देखभाल करना शुरू किया। 22 सितंबर को एक बहुत अच्छी घटना घटी। 22 सितंबर को क्या हुआ, निजाम साहब गए UN सिक्योरिटी काउंसिल और उनसे बोला कि भैया ऐसा है, हमको माफ कर दो, जो हम पिटीशन डालने आए थे, हम अपनी पिटीशन वापस लेते हैं, हमको चुपचाप भारत में शामिल होना है। तो निजाम ने अपनी पिटीशन वापस ले ली 22 सितंबर को। देखिए, 18 सितंबर को ये हुआ था, 22 सितंबर को उन्होंने अपनी पिटीशन वापस ले ली और हैदराबाद को भारत में मिला दिया गया। भारत में मिलाने के साथ JN चौधरी को वहां का कार्यभार सौंप दिया गया और उनके जो निजाम थे उस्मान, उनको राज्यपाल बना दिया गया। तो क्या हुआ, जनवरी 1950 में एक IAS ऑफिसर थे उस समय के, तो उन IAS ऑफिसर को जो MK बेलोदी थे उनको CM बना दिया गया, निजाम को वहां का राज्यपाल बना दिया गया और निजाम को राज्यपाल बनाने के बाद वहां का कार्यक्रम धीरे धीरे समाप्त हुआ। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को तब भी शांति नहीं मिली। उन्होंने एक कमेटी बनाई, कमेटी का नाम था सुंदरलाल कमेटी। पंडित सुंदरलाल कमेटी ने वहां का अध्ययन, इसमें 5 लोग थे। 5 लोगों में से लगभग 3 लोग जो थे मुस्लिम थे, 2 हिंदू थे। उसमें जो मेन थे, अध्यक्ष थे, वो तो सुंदरलाल। इनकी कमेटी में ये तो कभी नहीं जाते थे, वही लोगों ने अध्ययन किया। उसने बताया कि 27,000 से 40,000 लोग मारे गए, लेकिन जिन्होंने प्रत्यक्ष घटना देखी थी उन्होंने इस डाटा को नकार दिया और कहा कि लगभग 2.5 लाख लोग मारे गए थे। कासिम रिजवी जो हैं लगभग 8 से 9 साल जेल रहे। जेल में रहने के बाद 1956 में ये जेल से बाहर आए। 1957 में ये चले गए सीधे पाकिस्तान और इन्होंने भारत छोड़ दिया। उसके बाद MIM पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया गया। तो जब MIM पर बेसिक बैन लगा दिया, कासिम रिजवी के एक सलाहकार थे, उनका नाम था अब्दुल वाहिद ओवैसी। जब कासिम रिजवी पाकिस्तान गए तो उन्होंने अब्दुल वाहिद ओवैसी को MIM की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन MIM पर बैन लग चुका था, इसलिए अब्दुल वाहिद ओवैसी ने इसका नया नाम रखा AIMIM, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमिन।
तो इसका जब नाम रखा उसके बाद से ये अभी भी पार्टी चल रही है। इसके बाद इसको सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने संभाला और उसके बाद जो करंट में है वो है असदुद्दीन ओवैसी। तो ओवैसी साहब जो हैं अभी इसके अध्यक्ष हैं और इसी का कार्यभार के हिसाब से वो हैदराबाद के अभी वर्तमान में सांसद हैं और मुसलमानों के फेवर की बात करते हैं। देखिए, पूरे टॉपिक को समझने के बाद आपको इतना तो पता चल गया होगा कि हैदराबाद कैसे भारत में शामिल हुआ, ऑपरेशन पोलो क्या था, रजाकार सम्मेलन क्या था, ये सब कुछ आपको हो सकता है डिटेल में क्लियर हो गया हो। देखिए, हमारे किसी भी टॉपिक में हम लोग रिसर्च करते हैं, उसके बाद आप तक टॉपिक लाते हैं, तो ये मुझे अंदर से लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं इसको समझाने में कामयाब रहा हूँगा और मैंने ये प्रॉमिस किया है कि किसी भी तथ्य के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, जैसा था वैसे के वैसे आपके सामने रखा जाए। आपके सामने किसी और टॉपिक पर जल्द ही बात होगी, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।